हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे साइज के ऊपर। राइट। साइज को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। राइट। वो तरीका है एटॉमिक और आयनिक रेडियस का। राइट। तो साइज ऑफ एन एटम जनरली एक्सप्लेन बाय एटॉमिक और आयनिक रेडियस। इस चीज को समझने से पहले हम समझते हैं एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं उन्हें तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर अगर आपको साइज मेजर करना है तो जिस रेडियस की मदद से हम साइज मेजर करते हैं वो रेडियस कहलाती है मेटालिक रेडियस। कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके अंदर जो रेडियस होती है वो कोवलेंट रेडियस। यहाँ जो होती है वो मेटालिक रेडियस। राइट। और यहाँ जो होती है वो होती है वंडर वॉल रेडियस। मैं डिफरेंस बताता हूँ, आप देखिएगा। 80% तो मेटल्स ही हैं और मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओवरलैप नहीं होते लेकिन क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो क्लोजली पैक्ड आइटम्स हैं इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है एक्सरे टेक्निक से। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है क्लास 12th में, फर्स्ट चैप्टर है, वहां पे हम ये चीज देख सकते हैं कि हम किस तरीके से दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। राइट। एक बार आपने दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया तो उस डिस्टेंस के बीच का जो अब आप हाफ करोगे तो आपको रेडियस पता पड़ जाएगी। दिस रेडियस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस, क्योंकि मेटल्स के अंदर कैलकुलेट हुई। राइट। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस इन मेटल्स। फाइन। बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। जनरली ये नॉन मेटल शो करते हैं। कौन? जैसे हाइड्रोजन, ये रहा HH, क्लोरीन ClCl, फ्लोरीन FF एंड सो ऑन। कैसे? मान लीजिए ये एक एटम हाइड्रोजन का है, ये दूसरा एटम हाइड्रोजन का है। क्योंकि बॉन्ड बना है, जब बॉन्ड बनता है तो दो एटम्स एक दूसरे पे थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं, हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप करती है। ओके। ये अब इस कंडीशन में दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जब आप हाफ निकालेंगे तो वही हाफ कहलाएगा कोवलेंट रेडियस। तो क्वेश्चन अराइज, मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस में किस चीज का डिफरेंस है? नॉर्मली इस पे आपको जितनी उम्मीद होगी ये उतनी ही आएगी, एक एटम का साइज है ना। इसके अंदर आपको जितनी उम्मीद होगी उससे रिलेटिवली थोड़ी छोटी आएगी ये वैल्यू। समझ गए क्यों छोटी आएगी? क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करता तो पूरा एक्चुअल रेडियस आता, लेकिन इसके साथ जब ये ओवरलैप हो जाता है और दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जब आप हाफ करते हो, राइट, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जब आपने हाफ किया तो ये जो गैप होता है ओवरलैपिंग के बाद, ये कोवलेंट रेडियस कहलाता है। और कोवलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है और इसीलिए अब इन दो एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस है उनके बीच के डिस्टेंस का आधा कोवलेंट रेडियस होती है। तीसरा केस होता है नोबल गैसेस का। राइट। अब नोबल गैसेस का क्या सीन है? देखिए, नोबल गैसेस में जो रेडियस होती है वंडर वॉल रेडियस होती है। इनमें जितनी आपने उम्मीद की जनरली उतनी ही आती है, जिसमें आपकी उम्मीद थी उससे थोड़ी कम आती है, और इसमें जितनी आपकी उम्मीद होगी उससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी। और आज भी देखा जाए तो जो नोबल गैसेस है उनकी जो रेडियस है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं रीजन समझाता हूँ। मान लीजिए ये नियॉन है, एसिड। ओके। अब नियॉन एक गैस है तो सारे जो नियॉन्स हैं गैस के मॉलिक्यूल्स वो इस तरीके से हैं। करेक्ट। क्या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? नहीं, बॉन्ड बनता ही नहीं है। क्या एक दूसरे के पास पास रहेंगे? नहीं, सॉलिड स्टेट में नहीं है, ये तो गैसियस स्टेट है, गैसियस में मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। करेक्ट। मान लीजिए नियॉन के एटम्स हैं। अब हम किसी भी टेक्निक से निकाल सकते हैं तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को निकाल लिया और जब इस डिस्टेंस को मैं हाफ करूंगा, आधा करूंगा, राइट, तो ये जो रेडियस होगा ये रेडियस कहलाता है वंडर वॉल रेडियस। और आपको नहीं लगता ये एक्सपेक्टेड जो रेडियस होती है, राइट, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जितनी आनी चाहिए थी उससे ज्यादा ही आएगी ये वैल्यू। जैसे तो ओके, क्योंकि एटम्स दूर दूर थे, अब उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जब आपने हाफ किया, राइट, तो जितना रेडियस होता है उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आती है। इसीलिए कहते हैं कि जो नोबल गैसेस की रेडियस होती है वो उम्मीद से थोड़ी सी ज्यादा मिलती है हमें। राइट। हम इस कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर आप इस केस को देखें, इस केस को, ये और यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है ये ओवरलैप हो रहे हैं? बिल्कुल ओवरलैप हो रहे हैं। राइट। तो दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जब आप हाफ करोगे तो कोवलेंट रेडियस कहलाएगी। और आप यहाँ पे देखिए कोवलेंट रेडियस लिखी हुई है। करेक्ट। ये कोवलेंट डिस्टेंसेस कह लीजिए और ये कोवलेंट रेडियस होगी। फाइन। यहाँ पे भी वही चीज है, सेम इसमें और इसमें। राइट। अब आप इन दो न्यूक्लियस को देखिए, इसको और इसको, क्या ये एक दूसरे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं? आंसर इज नो। नाउ अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जब आप हाफ करोगे, राइट, तो अब जो रेडियस होगी वो क्या कहलाएगी? अब वो रेडियस कहलाएगी वंडर वॉल रेडियस। ओके। यानी कि जो नॉन बॉन्डिंग एटम्स होते हैं जिनके बीच में बॉन्ड नहीं बना होता, राइट ना, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जब आप हाफ करते हो, राइट, नॉन मेटल्स में, ओके, तो वो कहलाता है वंडर वॉल रेडियस। और ओवरलैप होने के बाद न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा करते हो तो उसी स्पीशीज की वो कहलाती है कोवलेंट रेडियस। तो अनडाउटेडली कोवलेंट रेडियस जो आती है वो वंडर वॉल रेडियस से हमेशा छोटी होगी। ओके। तो आपके सामने तीन टाइप की रेडियस आई। अगर सॉलिड स्टेट है, मेटल्स है, तो मेटालिक रेडियस, एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो उनके अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग के बाद न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जब आप हाफ निकालते हैं तो वो कोवलेंट रेडियस। और
ऐसा ही मॉलिक्यूल्स हों, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हों, मतलब नॉन मेटल्स की मॉलिक्यूल्स हों, ओवरलैप के बाद न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आप निकालोगे तो कोवेलेंट रेडियस, और दो नॉन बॉन्डिंग एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जब आप हाफ करेंगे तो वो वन डर वाल रेडियस, और नोबल गैसेस में वन डर वाल रेडियस ही एक्सेस करती है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक रेडियस। राइट, यहाँ पे जितनी वैल्यूज लिखी गई है वो पिकोमीटर्स में लिखी गई है। ये वैल्यूज बिल्कुल ऑथेंटिक है, पिकोमीटर्स में आपके रेफरेंस के लिए है। राइट, एक जनरल बात जो देख के आपको नजर आ रही है वो ये तो नजर आई गई होगी कि अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता जा रहा है। आप नोटिस कीजिए, राइट, यूं चल रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है, यूं चल रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है। राइट, और अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें तो साइज घटता जा रहा है। ओके, लेफ्ट टू राइट देखें तो साइज छोटा होता जा रहा है। ओके, लेफ्ट टू राइट चले तो साइज घटता जा रहा है। तो इन जनरल अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज छोटा होता चला जाता है। ओके, और अप डाउन चलने पर साइज बड़ा होता चला जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज, ये एक जनरल ट्रेंड हो गया, लेफ्ट राइट जाने पे साइज कम होता है और अप डाउन जाने पे बढ़ता है। ना तो क्वेश्चन अराइज, अप टू डाउन जाने पे साइज क्यों बढ़ रहा है? यहाँ देखिए साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसका लॉजिक है सीधा सा, क्योंकि जब आप अप टू डाउन चलते हैं तो एक नया शेल इंट्रोड्यूस हो जाता है, हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। और क्योंकि एक नया शेल इंट्रोड्यूस हो जाता है, ओके, तो ऑब्वियसली नए शेल इंट्रोड्यूस हो जाने का मतलब है बीच में नए इलेक्ट्रॉन्स भी आए होंगे, करेक्ट, बहुत सारे, और नो डाउट न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी आए होंगे। अगर आप यहाँ से यहाँ चलते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं तेजी से और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के साथ साथ शेल भी बढ़ रही है। अब होता क्या है, जब शेल बढ़ती है और बीच में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस भी बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। राइट, इस वजह से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नई शेल इंट्रोड्यूस होती जाती है वैसे वैसे नए इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, नए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नए रिपल्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और उनकी नई शील्डिंग्स भी होती हैं। राइट, नई शील्डिंग इफेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से, या उनकी वजह से शील्डिंग्स बढ़ती जाती है। और जब अंदर इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण शील्डिंग बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा, और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स दूर ही रहेंगे, और जब दूर रहेंगे तो साइज लगातार बढ़ेगा। तो डाउन जाने पे साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि शेल नंबर बढ़ जाता है, और सारे इफेक्ट्स इसी वजह से आते हैं। बात करते हैं लेफ्ट राइट जाने पे साइज कम क्यों होता चला जाता है। तो इस देखिए, लेफ्ट राइट जाने पे साइज इसलिए कम होता है क्योंकि पहली बात, आप एक पर्टिकुलर पीरियड में मूव कर रहे हैं, और पर्टिकुलर पीरियड में कभी भी शेल चेंज नहीं होती, सेम शेल में आप मूव कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से यहाँ जाने में एक नया शेल इंट्रोड्यूस हो रहा था, जबकि यहाँ से यहाँ चलने में शेल इंट्रोड्यूस नहीं हो रही। तो क्वेश्चन अराइज फिर क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। देखा जाए तो इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 5, इसका नंबर 6। तो क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने पर शेल वही है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। अब लेफ्ट राइट चलने पर क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक, राइट, इस वजह से इन केस में ENC डोमिनेटिंग रहता है शील्डिंग के ऊपर, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बल्क में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और सेम शेल में बढ़ रहा है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी ENC बढ़ता जा रहा है। तो लेफ्ट राइट चलने पर शेल नंबर नहीं बदल रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं सेम शेल में। इसीलिए हम ये मानते हैं कि ENC का बढ़ना ज्यादा डोमिनेटिंग है, राइट, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने पर। ऐसे तो ओके, और इनका बढ़ना ज्यादा डोमिनेटिंग हुआ या इनके इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग हुए, इस वजह से न्यूक्लियस पे जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का होल्ड होता है, न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड होता है वो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ता चला जाता है। क्योंकि शेल सेम है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बढ़ता चला जाता है, और होल्ड बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के नजदीक आएगा तो हम कहेंगे साइज रेगुलरली डिक्रीज होता है। तो एक जनरल प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया, सामने देख सकते हैं, ये देखिए एस ब्लॉक में बढ़ता जा रहा है रेगुलरली। अगर आप पी ब्लॉक में देखें तो यहाँ आने पर बढ़ता ही बढ़ता है, राइट, ये देखिए पूरा पी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक के अंदर लेफ्ट राइट चल रहा है तो कम होता चला जा रहा है, राइट। तो एक जनरल मैंने आपको आइडिया दिया, वैल्यूज है, कंपैरिजन में आपकी काफी हेल्प करेगी। इन जनरल बात की जाए तो सिर्फ ये कहा जाता है, साइज ऑफ एन आइटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द शेल नंबर इंक्रीजेस, साइज ऑफ एन आइटम डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एज ENC इंक्रीजेस। ओके गाइस, तो जो वैल्यूज हैं ये आप जरूर ध्यान रखिए। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, राइट, जैसे आप इस पे फोकस कर सकते हैं, इस पे और इस पे, इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ जाने पे गौर से देखिएगा आप, साइज अप टू डाउन जाने पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पे साइज थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वापस बढ़ने लग गया। और यहाँ पे जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, लगभग बराबर है। यहाँ पे भी देखा जाए तो उतना चेंज नहीं आ रहा, 145, 154, लाइक जितना कि ऊपर से यहाँ जाने पर आता है। तो ये कुछ केसेस हैं, जब हम पढ़ेंगे आगे डिटेलिंग करेंगे तब इन एक्सेप्शंस को भी मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी अगर एक्सेप्शंस को छोड़ा जाए, राइट, तो इन जनरल अप टू डाउन जाने पे साइज बढ़ता है और लेफ्ट राइट जाने पे साइज कम होता है। ओके, अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई की या आयनिक रेडियस की। पिकोमीटर्स में वैल्यूज है, अब वैल्यू आप नोटिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कैटायंस का साइज अपने होस्ट न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो लिथियम प्लस का साइज आ रहा है 78 प्लस का, और जबकि न्यूट्रल लिथियम का देखें
राइट, तो 167। तो आप नोटिस कीजिए कहाँ अकेला लिथियम 167 पिकोमीटर का था और जैसे ही लिथियम प्लस बना तो 78 हो गया। और आप यहाँ नहीं, कहीं पे भी कंपेयर कर सकते हैं। स्टोरेंशियम की यदि हम बात करें तो 219 पिकोमीटर है, राइट। और अगर हम यहाँ पे स्टोरेंशियम का साइज देखें तो 219 से 127 हो गया। तो मतलब ये बात तो तय है कि जो कैटायंस होते हैं उनका साइज अपने ही न्यूट्रल आइटम से कम होता है। और अगर हम एनायंस की बात करें तो शायद आप समझ गए होंगे कि जो अपने न्यूट्रल आइटम्स होते हैं या जो अपना होस्ट एटम होता है उससे इनका साइज हमेशा बड़ा होता है। आप नाइट्रोजन का केस देखिए, 171 पिकोमीटर्स का साइज आ रहा है नाइट्रोजन 3 माइनस नाइट्राइड आयन का N3 माइनस, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर आप साइज देखें तो केवल 56। तो कहाँ तो साइज 56 और कहाँ पे साइज 171 हो गया है, राइट। सिमिलरली अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का साइज जो है यहाँ पे है 48 पिकोमीटर और जबकि यहाँ आप देखें तो 140 पिकोमीटर। तो आप देखिए डबल से भी बहुत आगे पहुंच गए हैं आप। सोचो कि फ्लोरीन का यदि हम बात करें, ओके, तो फ्लोरीन का साइज यहाँ पे देखा जाए तो सिंपली 42 पिकोमीटर है, जबकि यहाँ पे F माइनस की बात करें तो आप देखिए 133। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है एनायंस अगर बन रहे हैं न्यूट्रल आइटम से तो उनका साइज हमेशा बड़ा आएगा। अगर कैटायंस बन रहे हैं उनके न्यूट्रल आइटम से उनका साइज हमेशा छोटा आएगा। और इसके पीछे अपने पास एक्सप्लेनेशन भी है। सीधी सी चीज आप लॉजिकली सोचिएगा। अगर मान लीजिए हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? 3। प्रोटॉन्स भी कितने? 3। बस अभी हम इस पे बात करेंगे। और अगर कोई हमसे कहे लिथियम प्लस बनता है तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 2। और प्रोटॉन्स कितने? प्रोटॉन्स पे कोई चेंज नहीं होता, प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं? 3। तो अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये है कि अभी यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स का होल्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स पर था। अब प्रोटॉन्स उतने ही हैं लेकिन उतने ही प्रोटॉन्स का होल्ड अब 2 इलेक्ट्रॉन्स पर है। तो आपको नहीं लगता ये होल्ड कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो लॉजिकल है बिल्कुल कि प्रोटॉन्स रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे ENC ज्यादा है। और ENC जब ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ेगा और साइज कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स उतने के उतने रहे और इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तब उतने ही प्रोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होल्ड बनाएंगे, इसीलिए कैटायंस में साइज छोटा हो जाता है। ओके, और बात करें एनायंस की तो शायद आप समझ गए होंगे उल्टा, क्योंकि प्रोटॉन्स तो उतने ही रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाने से उन्हीं प्रोटॉन्स का ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड रिलेटिवली कम हो जाता है और कम हो जाने की वजह से साइज रिलेटिवली बढ़ जाता है। ओके, इसलिए हमने लिखा भी है अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज लेसर इलेक्ट्रॉन्स फील हायर ENC एंड एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील लेसर ENC। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7। प्रोटॉन्स कितने? 7। करेक्ट नाउ, तो 7 7 आ गए। अब N3 माइनस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? 3 7 तो होते ही हैं और 3 माइनस है तो +3, तो कितने हो गए टोटल? 10। और प्रोटॉन्स तो अभी भी आपको पता ही है, आपने 7 ही बोले थे। तो 7 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है तो उतना होल्ड नहीं बनेगा जितना कि 7 प्रोटॉन्स का 7 इलेक्ट्रॉन्स पे बन रहा था। दैट्स व्हाई ENC बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन्स पे रिलेटिवली कम हो जाता है। तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होल्ड कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इफेक्ट से थोड़ा सा कम अट्रैक्शन फील करेंगे और रिलेटिवली साइज जो है वो बढ़ जाता है। ओके गाइस, इस बात को हम इस एग्जांपल से समझते हैं, राइट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, यहाँ देखिए नीचे सबके एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं 7 8 9 11 12 13। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो 7 8 9 11 12 13, राइट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए तो सब में सेम है, 10 10 10, इसलिए हम इसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज कहते हैं। कैसे सेम है? 7 तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं जितने लिखे होते हैं, 3 माइनस मतलब 3 और आ गए, तो 7 and 3 10। 8 जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स तो ही न्यूट्रल होता तो, लेकिन 8 तो है ही और साथ में 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने, तो 10। 9 + 1 10। 11 इलेक्ट्रॉन्स होते लेकिन प्लस का मतलब एक कम हो गया तो 10। 12 होते 2 कम हो गए तो 10। 13 होते 3 कम हो गए तो 10। करेक्ट। प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालें तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने में 7 प्रोटॉन इन्वॉल्व है, 10 इलेक्ट्रॉन खींचने में 8 प्रोटॉन इन्वॉल्व है। सिमिलरली इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में 13 प्रोटॉन्स इन्वॉल्व है। तो आप खुद सोच के मुझे बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो और यहाँ से यहाँ जाने पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के बढ़ने से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी, पावर, टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। और जब ये टेंडेंसी बढ़ती है तो साइज घटता ही है। और हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का अगर मैं रेशियो निकालूं तो प्रोटॉन 7 अपॉन इलेक्ट्रॉन यानी 7/10 यानी 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 13/10 करेंगे तो क्या आप ये मानते हैं कि प्रोटॉन्स के बढ़ने के साथ साथ सेम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ENC बढ़ता चला जाएगा और ENC बढ़ता चला जाएगा तो साइज घटता चला जाएगा। और वैसे भी बिल्कुल लॉजिकल है, जितना ज्यादा माइनस साइन आता है साइज उतना बड़ा होता है, और जैसे माइनस साइन कम होता जाता है साइज कम होता जाता है, और जैसे जैसे प्लस साइन बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइज और कम होता चला जाता है। तो जितना ज्यादा माइनस साइन होगा साइज उतना बड़ा होगा, जितना ज्यादा प्लस साइन होगा साइज उतना छोटा होगा, राइट। तो एज P/V रेशियो इंक्रीजेस ENC इंक्रीज द साइज डिक्रीजेस। ये भी देखा जाए और ये भी देखा जाए एक ही बात है,
N3 माइनस का साइज सबसे बड़ा है, N3 माइनस का ही साइज सबसे बड़ा है। Al3 प्लस का साइज सबसे छोटा है, Al3 प्लस का साइज सबसे छोटा है। अंतर क्या है? अंतर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। खासकर कॉम्पिटिटिव में तो आपसे खूब गलतियां करवाई जाती है। आप अपने हिसाब से सही आंसर लिख देते हैं और आपको लगता है आपने सही भी लिखा है। आपकी नजर से दोनों आंसर सही है, लेकिन उनकी नजर से आंसर इसलिए गलत हो जाता है कि मान लीजिए उनकी डिमांड थी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और आप ये ऑर्डर लिख कर आ गए, तो आपका आंसर तो सही है देखा जाए तो, क्योंकि जो ऑर्डर साइज का होना चाहिए वही होना चाहिए था, लेकिन डिक्रीजिंग फॉर्मेट में नहीं है। देखिए ये इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते। राइट, तो ये डिक्रीजिंग फॉर्मेट है और ये इंक्रीजिंग फॉर्मेट है। आंसर सेम चीज है, लेकिन ये घटते हुए फॉर्मेट में, सबसे बड़े साइज से साइज छोटा होता 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 ऐसा आ रहा है ये इस फॉर्मेट में, और ये जो है ये साइज के बढ़ते हुए कंसेप्ट के हिसाब से है, यानी कि एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा है 3 प्लस का, और फिर ये साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो आंसर सेम है, बस ऑर्डर जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो एक डिक्रीजिंग फॉर्मेट का है और एक इंक्रीजिंग फॉर्मेट का है। ओके गाइस, ये क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है अरेंज मैग्नीशियम मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 3 प्लस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। साइज के हिसाब से अरेंज कीजिए। सबसे पहले तो आप जो कैटायंस है उनको उठाकर अलग कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जब कैटायन बनते हैं तो साइज कम होता है। राइट, आप एक जनरल आइडिया दिमाग में रख सकते हैं, जनरल बोल रहा हूं मैं, कि जब भी कैटायंस बनते हैं ना तो साइज ऑलमोस्ट जो भी साइज प्रेजेंट साइज होता है उसके साइज का लगभग लगभग आधा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा है आधे से थोड़ा कम की रेंज में होता है। और जब एनायन बनता है तो साइज लगभग लगभग जो प्रेजेंट साइज है न्यूट्रल एटम का उससे लगभग लगभग दुगना या थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम होता है। इन जनरल कह रहा हूं, हमेशा याद कोई नहीं रखता, लेकिन ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब कैटायंस बनते हैं तो साइज ऑलमोस्ट जो भी साइज होता है उससे आधे तक पहुंचता है, और एनायंस बनते हैं तो जस्ट डबल के आसपास पहुंचता है। राइट, 2 +1 +2 +3 में वेरिएशंस होते हैं थोड़े बहुत, ऐसे -2 -3 में वेरिएशंस होते हैं, लेकिन इन जनरल आप इतना ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि जो कैटायंस है उनको उठाकर पहले मैं अलग रख दूंगा। राइट, अब इन दोनों में से अगर देखा जाए तो साइज छोटा किसका होगा? मैंने आपसे पहले कहा जिस पे जितना ज्यादा प्लस साइन होगा। राइट, तो 3 प्लस वाले का साइज सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा Mg2 प्लस वाले का होगा। आप बात करते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, मैग्नीशियम का है 12। ऐसे आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको सीधी हेल्प लेनी होगी टेबल की। राइट, आप टेबल में देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है। आपको अच्छे से पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज सेम पीरियड में कम होता है, तो ये बात तय है कि एल्यूमिनियम का साइज छोटा होगा और मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा। राइट, तो हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो हम कहेंगे मैग्नीशियम का साइज बड़ा, उससे छोटा एल्यूमिनियम। राइट, अब आते हैं कैटायंस। कैटायंस के साइज इन दोनों से तो छोटे ही होंगे। अब इन दोनों में से ज्यादा छोटा किसका होगा? जिसपे जितना ज्यादा प्लस होगा, तो इसीलिए एल्यूमिनियम 3 प्लस सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया, और उससे बड़े फिर न्यूट्रल एटम्स होगा। न्यूट्रल एटम्स में हमने अभी अभी ट्रेंड देख लिया कि एल्यूमिनियम का साइज छोटा होगा और सबसे बड़ा साइज मैग्नीशियम का होगा। इस तरीके से आप साइज का ऑर्डर दे सकते हैं। ओके गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द साइज।